चलो जी करते हैं एग्जाम्पशन की प्रैक्टिस। 15 सवाल है यहाँ पे बैक टू बैक। फटाफट से क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, जवाब आप दोगे, फिर उसको सही या गलत वाली चीजें जो होंगी वो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। देखो सबसे पहला सवाल सारे बहुत अच्छे हैं और सारे इंपॉर्टेंट एरिया में से निकाले हैं, जो कि मैंने अभी पीछे आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, उसमें से सवाल तो है ही है, उसके अलावा भी है। पहला पॉइंट आ रहा है, कह रहा है एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स, मतलब डेफिनेशन है, कह रहा है एग्जेम्प्ट सप्लाई में इंक्लूड होता है क्या क्या, सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्स। क्या नील रेट ऑफ टैक्स एग्जाम में जुड़ता है, ठीक है जी। एंड विच में बी होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, कह रहा है जो पूरा एग्जेम्प्ट होगा वो भी एग्जाम में आता है। बट एक्सक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई, कह रहा है डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट, मतलब ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये आपसे पूछ रहा है। ये क्या कह रहा है कि एग्जाम सप्लाई के अंदर रिलेटेड आता है, होली एग्जाम्प्ट आता है और एक्सक्लूड होता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, मतलब नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं आता। आपको बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। सही है या गलत है, एक शब्द बताओ जरा, सही है या गलत है। गलत है। क्या गलत है, ये एक्सक्लूड नहीं होता, इसको याद करो, यहां पे चीख के था, इंक्लूड। सब आते हैं, तीनों चीजें आती है, नील रेट भी आता है, होली एग्जाम भी आता है और नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आता है, तीनों एग्जाम सप्लाई का पार्ट था। याद आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा होगा, इतना बड़ा चैप्टर पढ़ा है, शुरू से एंड में आ गए, कहां से याद आएगा, है ना। ये देखो पहला शुरुआत थी इसकी, एग्जाम सप्लाई हैज बीन डिफाइंड एज सप्लाई अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्स और विच में बी होली एग्जाम इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल। इतनी सी लाइन थी, पहली क्लास का पहला शब्द, ये याद नहीं है। तीनों चीजें जो है वो कहां का पार्ट है, एग्जाम सप्लाई का पार्ट है। कहां था हमारा सवाल, चलो पहला सवाल आपने गलत दे दिया, तो आप इस स्टेटमेंट को इनवैलिड बोलोगे और अपना सही जवाब लिख दोगे। अगला सवाल, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। कह रहा है जी 12AA वाले रजिस्टर्ड लोग जो है वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। इफ सच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज, एलैबोरेट द टर्म चैरिटेबल एक्टिविटीज। बड़ा प्यारा सवाल है। क्या कह रहा है, 12AA में रजिस्टर्ड होते हैं, अगर वो चैरिटेबल एक्टिविटीज की सर्विसेज देते हैं तो वो एग्जेम्प्ट होते हैं, ये तो उसने बता ही दिया। अब आपसे बोल रहा है कि इसमें चैरिटेबल एक्टिविटीज का क्या मतलब है, ये बताओ। तो अगेन आपको याद होना चाहिए कि चैरिटेबल एक्टिविटीज में आपने क्या चीजें पढ़ी थी, 4 पार्ट में इसको बताया गया था। एक तो था हेल्थ केयर, दूसरा था योगा, दूसरा था स्पेशलिटी योगा, उसके बाद पेंटिंग नहीं था। चैरिटेबल एक्टिविटीज के अंदर 4 चीजें आती थी। पहला तो हो गया आपका हेल्थ केयर से रिलेटेड, ऑल्दो आपको पूरा लिखना है इसको। दूसरा आपका हो गया जो रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी और योगा, उसके बाद था एजुकेशन। एजुकेशन किसको, जेल के कैदी वगैरह उनको पढ़ाना, या जो थोड़े से स्टेबल नहीं है उनको, तो एजुकेशन से रिलेटेड हो गया। और चौथा कौन सा था, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन। तो 4 चीजें थी यहां पे, अगर याद आ रहा हो। पहले अपने आप को ठीक करो, हेल्थ केयर सर्विसेज ना हो रहा हो तो प्रार्थना करो, योगा करो, मतलब योगा वगैरह वाली चीजें। आप जब ठीक हो गए तो दूसरों का भला करो, जो मेंटली ठीक नहीं उनको ठीक करो, और जब सब कुछ ठीक हो गया तो इन्वायरमेंट के बारे में सोचो। ये 4 चीजें थी आपकी, इसको आपको याद रखना जरूरी है। मैं ऊपर नहीं दिखा रहा हूं, इसको मैं आपको आंसर में दिखा रहा हूं। ये तो हमने कोर हेड देख लिया, लेकिन आपको इसको सही से लिखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में यूज कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में लिखना पड़ेगा कि ये था चैरिटेबल एक्टिविटी, जो कि इससे रिलेशन होता है। पब्लिक हेल्थ था, इसको 2 पार्ट में क्लैरिफाई किया गया था, केयर काउंसलिंग थी और अवेयरनेस था। फिर आपका रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा आ गया था। फिर एजुकेशनल प्रोग्राम था, जिसके अंदर हम इस टाइप की बातें कर रहे थे कि जो बेघर बच्चे हैं, जो जिनका दिमाग ठीक नहीं है, जो जेल कैदी वगैरह है, उनकी बात हो गई थी। और फिर बात हो गई थी आपकी किसकी, इन्वायरमेंट। ये 4 एरिया थे इसके, ये चारों एरिया को आपको याद भी रखना है और इसको इसी पैटर्न में आपको लिखना पड़ेगा अपने एग्जाम में। थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज डाल सकते हो, लेकिन कोर एरिया जो है वो आपको पता होनी चाहिए, कोर वर्ड्स है वो पता होनी चाहिए। चलो ये तो बिल्कुल प्योर थ्योरी हो गई। अब आएगा प्रैक्टिकल। Examine which of the following independent services are exempt from tax। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा exempt है। कह रहा है फूड सप्लाइड बाय कैंटीन रन बाय अ हॉस्पिटल टू द inpatients
एज एडवाइज्ड बाय डॉक्टर। एग्जाम्प्ट है कि नहीं? इन पेशेंट्स का मतलब जो एडमिट हो रखा है उसको फूड प्रोवाइड कर रहा है कैंटीन, जैसा भी डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो एग्जाम था या नहीं था? एग्जाम था। इसको बेसिकली क्या लग रहा था यहाँ पे आप? कंपोजिट सप्लाई। कौन सा रूल लग रहा था? कंपोजिट सप्लाई। इसमें हमने क्या देखा था कि भैया पेशेंट है अगर जो कि एडमिट नहीं है उसको फूड मिलेगा टैक्सेबल, आने जाने वाला हो रिश्तेदारों को अटेंडेंट वगैरह को मिलेगा टैक्सेबल। लेकिन अगर कोई एडमिट है तो एडमिट करके उसका प्रिंसिपल जो मोटिव है वो क्या है? इलाज करवाना। उसके साथ उसको फूड अगर मिल रहा है दैट इज पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई। और अगर प्रिंसिपल हमारा एग्जाम्प्ट है विच इज इलाज करवाना, हेल्थ केयर सर्विसेज अगर एग्जाम्प्ट है तो अगर उसको खाना मिलेगा तो वो भी आपका एग्जाम्प्ट होगा, सेपरेटली टैक्सेबल नहीं हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। अगला कह रहा है आरडब्ल्यू है रजिस्टर्ड जीएसटी के अंदर, कलेक्ट करता है मेंटेनेंस चार्जेस 6,500 रुपए पर मंथ पर मेंबर। बताओ रजिस्टर्ड है जीएसटी में। हमने क्या लिखा था? रजिस्टर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 7,500 से ऊपर होगा तभी टैक्सेबल होगा, अदरवाइज एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो 6,500 है, रजिस्टर्ड है चाहे ना हो, फर्क नहीं पड़ता, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो दोनों के दोनों एग्जेम्प्ट हो गए। अगला देखो कह रहा है इंडिविजुअल एक्ट्स एज अ रेफरी इन अ फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ही हैज आल्सो एक्टेड एज अ रेफरी इन अनदर चैरिटेबल फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज्ड बाय लोकल स्पोर्ट्स क्लब इन लिeu ऑफ लमसम पेमेंट। डिस्कस वेदर एनी जीएसटी इज पेबल ऑन एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय हिम। एक इंडिविजुअल है जो कि रेफरी बनाए दो जगहों पे, एक तो बनाया हुआ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में और एक बनाया किसी और लोकल स्पोर्ट्स क्लब के अंदर, और दोनों से उसने कंसिडरेशन लिए हैं। तो आपको बताना है कि एग्जेम्प्ट है या नहीं। बताओ एग्जेम्प्ट होगा पहला वाला, जहां पे आप रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विसेज दे रहे होगे एज अ रेफरी, तो वो तो आपका एग्जेम्प्ट हो गया। लेकिन अगर आप किसी लोकल स्पोर्ट्स बॉडी को दोगे विच इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, तो उस केस में क्या हो जाएगा? वो टैक्सेबल। तो ये दो बातें इसके अंदर बताने वाली थी और कुछ खास नहीं है। ठीक है, जब भी इस टाइप का सवाल होगा आपको क्या करना है? पहले रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को कौन कौन से इंडिविजुअल सर्विसेज देते हैं, जो कि हमने रिसेंट में पढ़ा था, जो कि एग्जेम्प्ट होता है, जिसके अंदर आपके प्लेयर्स वगैरह है, रेफरी वगैरह है, कोचेस वगैरह है, ये सारी सर्विसेज देते हैं। और कोई और रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी एक और रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस देता है तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, पर शर्त क्या है? बॉडी होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड। ये रिकॉग्नाइज नहीं दूसरी वाली तो वो टैक्सेबल हो जाएगी, पहली वाली रिकॉग्नाइज है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगला सवाल, RXL प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ ब्यूटी सोप विद अ ब्रांड नेम फॉरएवर यंग। RXL प्राइवेट लिमिटेड हैज ऑर्गेनाइज्ड अ कंसर्ट टू प्रमोट इट्स ब्रांड। अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक कंसर्ट ऑर्गेनाइज किया। मिस अहाना कपूर, इट्स ब्रांड एम्बेसडर हु इज लीडिंग फिल्म एक्ट्रेस, has given a classical dance performance in the same concert। इन्होंने एक परफॉर्मेंस दी है, क्लासिकल डांस है। ठीक है, क्लासिकल डांस है, ठीक है ना, क्लासिकल डांस हमारा अलाउड है ना, आर्टिस्ट का कवर है क्लासिकल डांस। द प्रोसीड्स ऑफ द कंसर्ट वर्थ रुपीज 1,20,000, ये भी ठीक है, 1.5 लाख से नीचे विल बी डोनेटेड टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है जो पैसे 1,20,000 आएंगे वो नहीं रखेंगे, वो किसको दे देंगे? एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दे देंगे। एक और अच्छा काम हो गया। बताओ एग्जेम्प्ट टैक्सेबल क्यों? क्योंकि ये सर्विस रिलेटेड टू ब्रांड एम्बेसडर हो गया, इस वजह से टैक्सेबल हो जाएगा। अब चाहे 1,20,000 से नीचे हो तब भी टैक्सेबल हो, चाहे वो पैसे घर ना ले जाए वो डोनेट कर दे तब भी टैक्सेबल, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। और चाहे वो क्लासिकल डांस से रिलेटेड हो तब भी फर्क नहीं पड़ता। इससे तो किसी केस में नहीं पड़ेगा, इस डोनेशन वाले पॉइंट से तो किसी केस में फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हमने पढ़ा ही नहीं। क्लासिकल डांस से फर्क पड़ता है लेकिन यहां नहीं पड़ रहा, बिकॉज ब्रांड एम्बेसडर आ गया। 1,20,000 से फर्क पड़ता है क्योंकि हमें 1,50,000 देखना होता है, लेकिन यहां इररिलेवेंट हो गया क्योंकि यहां पे भी ब्रांड एम्बेसडर आ गया। नाउ अगला सवाल, डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। बताओ जी, हर एक के बारे में आपको अलग अलग बताना है। कह रहा है फीस चार्ज फॉर योगा कैंप, योगा कैंप के लिए फीस लिया, कंडक्टेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड एंड 12AA के अंदर 50,000 रुपए। बताओ टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? आप कह रहे हो टैक्सेबल, अभी तो टैक्सेबल बोला। क्यों होगी एग्जेम्प्ट और कितने तक एग्जेम्प्ट होती है? नलायक, लिमिट कोई है ही नहीं। सीधा सीधा क्या था? 12AA के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, चैरिटेबल एक्टिविटीज होनी चाहिए। चैरिटेबल एक्टिविटीज में योगा आता है नहीं आता? आता है। तो योगा कैंप लगवा रहे हैं, उसके लिए फीस चार्ज कर रहे हैं, चैरिटेबल एक्टिविटीज भी होगी, चैरिटेबल
ऑर्गेनाइजेशन भी हो गया, रजिस्टर्ड भी है, और चैरिटेबल एक्टिविटीज के जो 4 पार्ट थे उसके अंदर से एक पार्ट भी है। सारी चीजें कवर हो गई, लिमिट कोई है नहीं, क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। कहां सोच रहे हो? दूसरा, अमाउंट चार्ज बाय बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट फ्रॉम बैंकिंग कंपनी फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रूरल ब्रांच ऑफ अ बैंक विद रिस्पेक्ट ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट। कह रहा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट है कोई, उसने पैसे चार्ज किए किससे? बैंकिंग कंपनी से। काहे के लिए? कि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कहां पे? किसी रूरल ब्रांच के अंदर। तो बताओ, बिजनेस फैसिलिटेटेड और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट वाला पॉइंट था ना, क्या है? टैक्सेबल एग्जेम्प्ट। कितना सोच रहे हो यार, क्या दिक्कत है? एग्जेम्प्ट ही तो है। क्या था उसके अंदर? बिजनेस फैसिलिटेटर होना चाहिए या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट है। यहां पे किसको सर्विस देगा? बैंकिंग को देगा, बैंकिंग को दे रहा है। यहां पे कहां पे देगा? रूरल एरिया में दे रहा है, रूरल एरिया में दे रहा है इसको सर्विस ऑपरेट करने के लिए। सारी चीजें कंडीशन फुलफिल कर तो रही है, क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। अगला, अमाउंट चार्ज बाय कॉर्ड ब्लड बैंक फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स। कह रहे स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करने के लिए कोई पैसे चार्ज किए हैं कॉर्ड ब्लड बैंक ने, तो क्या ये एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है? ये भी आपने देखा था कि जो कॉर्ड ब्लड बैंक है वो प्रिजर्वेशन और उसके रिलेटेड में कोई भी सर्विसेज देते हैं तो वो क्या होता है आपका? एग्जेम्प्ट। अमाउंट चार्ज फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेलेक्टर्स टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी। कह रहे सेलेक्टर्स है, इन्होंने सर्विस दी है रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को और उसके लिए अमाउंट चार्ज किया है, टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? ये इंडिविजुअल में नहीं आ रहा जिसकी बात की गई थी, जिसके अंदर हमने रेफरी प्लेयर्स की बात कर रहे थे। तो उसके अलावा सेलेक्टर्स या कोई एक्सपर्ट हो गया तो क्या हो जाएगा? टैक्स। चलो जी, तो एक लौता टैक्सेबल है बस, और कोई टैक्सेबल नहीं था। एग्जामाइन वेदर जीएसटी एग्जेम्प्टेड ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बताओ जी, आपको बताना है कि एग्जेम्प्टेड है या नहीं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर टू स्कॉलर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स टू एंड फ्रॉम द स्कूल। ऑपरेटर है, स्कूल को सर्विसेज दे रहा है ट्रांसपोर्टेशन की, स्टूडेंट्स के रिगार्ड में घर से लेके आना, घर तक पहुंचाना। एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल? तो आपको स्कूल वाली चर्चा याद आएगी जिसमें आपने देखा था क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, और अगर उसको किसी सर्विस मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन की तो वो क्या हो जाती है? एग्जेम्प्ट। बशर्ते वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होगा वो कौन सा होना चाहिए? प्री स्कूल या फिर अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट। तो ये हायर सेकेंडरी स्कूल ही है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ले रहा है स्टूडेंट्स के ट्रांसपोर्टेशन के पर्पस के लिए, तो सारी फैक्टर्स मिल रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ व्हीकल पार्किंग टू जनरल पब्लिक इन अ शॉपिंग मॉल। कह रहा शॉपिंग मॉल के अंदर व्हीकल पार्किंग की सर्विस देता है कोई जनरल पब्लिक को, सभी के लिए। एग्जेम्प्टेड टैक्सेबल है? एग्जेम्प्ट होगा ना ये भी। हाँ, यही बात जाननी है बस कि आपको मल्टीपल बातें बताई जाएगी, मल्टीपल तरीके से सवाल आ सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपने कहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा। मेरे हिसाब से तो कहीं नहीं पढ़ा। ऐसी कोई एग्जाम्पशन मतलब नहीं है, नहीं पढ़ा तो इसका मतलब ये होगा ना कि एग्जाम्पशन आपने सारी पढ़ ली, ऐसा कोई पॉइंट कहीं पढ़ा ही नहीं, मतलब एग्जाम्पशन ये है नहीं, और एग्जाम्पशन नहीं है तो क्या हो जाएगा? ठीक है, इसलिए जो मल्टीपल नाम्स या मल्टीपल टर्म्स आपने सुने हैं ना, उसको रिपीट करना और बार बार सुनना पढ़ना जरूरी है, ताकि आपको यह बस याद रहे कि ऐसा कहीं था या नहीं था, उसी से आपका आंसर हो जाएगा। आगे, a state transport undertaking has hired motor vehicles meant to carry 8 to 10 passengers from a fast cab renting a motor vehicle renting company. Give your comments as to whether any GST is payable in this case. STU ने हायर पे लिया है मोटर व्हीकल किसी कंपनी से, तो क्या इस पे टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? हाँ जी, क्यों लगेगा? हाँ, मोर देन 12 पैसेंजर होता तो नहीं लगता। ये 8 से 10 पैसेंजर ही कैरी कर पा रहा है, छोटी गाड़ी है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। इंडियाना इंजीनियरिंग कॉलेज, a recognized educational institution, has conducted an entrance test examination for various courses run by it and charge entrance fees from the applicants. Determine whether Indiana Engineering College is liable to pay GST on the same. कह रहा है एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराया, एंट्रेंस फी चार्ज करी है, क्या जीएसटी देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? ये भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आपने देखा था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए दो चीजें एग्जाम्प्ट थी, वो सारी सर्विसेज जो आप देते हैं किसको? स्टूडेंट स्टाफ फैकल्टी को, या फिर ये वाली पॉइंट यहाँ पे आप इंट्रेंस फी लेते हो एंट्रेंस एग्जाम करवाने के लिए, तो ये दोनों चीजें क्या थी? एग्जाम्प्ट। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट। अगला आता है राम, एन एग्रीकल्चरिस्ट
has stored sugar cane in a warehouse. इन्होंने sugar cane रखा है warehouse के अंदर. He has taken a fumigation service in the said warehouse from Gupta Pest Control Company for which he paid consideration of rupees 6,000. 6,000 रुपए इन्होंने लिए fumigation की सर्विस लिए अपने warehouse में करवाया है. He seeks your advice on the taxability or otherwise of this service so availed by him. कह रहा है बताओ जी, आपसे पूछ रहे हैं टैक्सेबल होगा या नहीं होगा. तो आपने देखा था फ्यूमिगेशन होता है वेयर हाउस का जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए होता है, तो उसके इसमें क्या हो जाता है एग्जेम्प्ट. शुगर कैन इज अ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये एग्जेम्प्ट. पूर्व एक्ट्स एज अ टीम मैनेजर, ये एज अ टीम मैनेजर काम कर रही है फॉर अ इंडियन स्पोर्ट्स अथॉरिटी, अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी फॉर अ टेनिस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय अ मल्टीनेशनल कंपनी, और रिसीव करती है रेम्यूनरेशन 2 लाख रुपए. डिटरमाइन वेदर द जीएसटी इज पेबल ऑन रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय पूर्वा. क्या इस पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा बताइए. हाँ, टीम मैनेजर है, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया. रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी लिखा है, दूसरा कंडीशन फुलफिल हो गया. 2 लाख रुपए लेन देना नहीं, जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा. एग्जेम्प्ट होगा ना, नालायक, टैक्सेबल होगा. अब इस सवाल में देखो कहां कंफ्यूज किया है इन्होंने. रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी ना, वही कंफ्यूजन है. टीम मैनेजर है, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी की है, लेकिन सर्विस किसको दे रही है. पूर्वा एक्ट्स एज अ टीम मैनेजर फॉर इंडियन स्पोर्ट्स अथॉरिटी, अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी फॉर अ टेनिस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय अ मल्टीनेशनल कंपनी. कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है. ये एक टीम मैनेजर है इस अथॉरिटी का, ठीक है जी. लेकिन ये फाइनली सर्विस किसको देने जा रही है, मतलब जो ऑर्गेनाइजर है वो कौन है. आपने क्या देखा था, आपने क्या देखा था कि ऑर्गेनाइजर जो होना चाहिए वो कौन होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी होनी चाहिए. तो ये मल्टीनेशनल कंपनी है और रिसीव करती है रेम्यूनरेशन, तो कोई मैटर नहीं करता. तो आपको बताना जीएसटी पेबल होगा कि नहीं होगा रेम्यूनरेशन के ऊपर, तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा. आगे बबलू ट्रांसपोर्टर है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है. ट्रांसपोर्टेड रिलीफ मटेरियल meant for victims of Kerala flood, a natural disaster, by road from Delhi to Ernakulam for a company. Bablu Transporter is of the view that it is not liable to pay GST on the said service provided as said services are exempt. You are required to advise on the said clause. बताओ जी, आपको एडवाइस करना है कि क्या ये एग्जेम्प्ट है कि नहीं. बबलू ट्रांसपोर्टर तो कह रहा है कि एग्जेम्प्ट है. आप बताओ सही कह रहा है. तो आपने क्या देखा था कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो चाहे जीटीए के थ्रू जाए, चाहे वैसे के थ्रू जाए, चाहे रेल के थ्रू जाए, वो क्या होते हैं एग्जेम्प्ट होते हैं. तो ये उसी के अंदर आ गया रिलीफ मटेरियल जो कि किसी न किसी डिजास्टर के लिए सप्लाई किया जा रहा है बाय जीटीए, बाय वे ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी. तो ये भी क्या होता है हमारा एग्जेम्प्ट. केयर एंटरप्राइजेस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज टू ब्रीदिंग वॉल लिमिटेड by way of organizing business exhibition in New Delhi as a part of Make in India initiative. Care Enterprises claims that it is not required to pay GST as the services provided by way of organizing business exhibition are exempt from GST. कह रहा है business exhibition की जो सर्विसेज होती हैं वो exempt होती हैं. सही कह रहा है. Examine the technical veracity of the claim of Care Enterprises in the given case. बताओ जी, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं. हाँ जी, टैक्सेबल है एग्जेम्प्ट है. एग्जेम्प्ट है तो क्यों और टैक्सेबल है तो क्यों. एग्जेम्प्ट नहीं है, क्यों नहीं है, ऐसी हवा में. एग्जेम्प्ट तो लग नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा. अरे रुक जाओ तुम. हाँ, अरे पढ़ा था, बिजनेस एग्जीबिशन पढ़ा था, अदर सर्विसेज के अंदर पढ़ा था. हाँ जी बोलो. बिजनेस एग्जीबिशन है, अगर आउटसाइड इंडिया होता तो एग्जेम्प्ट हो जाता. अदर सर्विसेज में पढ़ा था, याद आ रहा है. बट ये बिजनेस एग्जीबिशन जो है ये कहां है, न्यू दिल्ली के अंदर, विच इज इन इंडिया. इस वजह से क्या हो जाएगा ये टैक्सेबल. रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 1023C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 मैनेजेस अ टेंपल इन रोहिणी. ठीक है जी, टेंपल मैनेज करते हैं रोहिणी में. इट हैज गिवन ऑन रेंट अ कम्युनिटी हॉल. इन्होंने रेंट पे दे दिया कम्युनिटी हॉल लोकेटेड विद इन टेंपल प्रीमाइसेस टू अ पब्लिक फॉर सेलिब्रेशन ऑफ तीज मेला. रेंट चार्ज किया इन्होंने 9,500 रुपए. यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एकता चैरिटेबल ट्रस्ट आर लायबल टू जीएसटी. बताओ जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा.
क्यों एग्जेम्प्ट हो रहा है? 10,000 रुपए क्या था पर मंथ, पर ईयर, पर डे। 10,000 पर डे अगर हम चार्ज करते हैं किसी भी कम्युनिटी हॉल या फिर कोई भी ऐसा प्रीमाइस है जिसको कि रेंट पे दे रहे हैं, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट। रूम्स के केस में कितना था? अगर रूम रेंट पे दे रहे हो तो कितना था? शॉप्स का रूम नहीं होता ना, लाइक शॉप तो शॉप ही होता है, रूम कह रहा हूं। रेंटिंग ऑफ रूम में क्या था? 1,000 पर डे। और शॉप के केस में क्या था? पर मंथ। ठीक है, तो यहां पे वो 10,000 पर डे वाले में कवर हो जाएगा और ये विद इन द लिमिट है, इसलिए क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। लास्ट सवाल, एसटी लिमिटेड हैज गिवन ऑन हायर 5 ट्रक्स टू T2 ट्रांसपोर्टर्स ऑफ दिल्ली, a goods transport agency for transporting goods in central and west Delhi. The hiring charges for the trucks are 7,000 per truck per day. आपको बताना है जीएसटी पेबल इन द गिवन केस। जीएसटी पे होगा या नहीं होगा बताओ? हाँ जी, कुछ ना याद आ रहा, अभी पूरा पूरा रिवाइज कराया तब ये हालात है। क्यों? ये क्या है कि हायर सर्विस दी जा रही है, और हायर सर्विस किसको दी जा रही है? जीटीए को। तो ये वाला पॉइंट था ना कि हायर सर्विस दी जाएगी किसको? स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर 12 पैसेंजर होगा तो हायर सर्विस दी जाएगी किसको? लोकल अथॉरिटी को, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बशर्ते इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्हीकल होना चाहिए और 12 पैसेंजर से ज्यादा की उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। फिर क्या था कि हायरिंग सर्विस दी जाएगी व्हीकल की किसको? जीटीए को, तो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। और फिर चौथा क्या था कि हायरिंग सर्विस दी जाएगी किसको? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, जो कि प्री स्कूल का होगा या फिर अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल का होगा, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करेगा स्टूडेंट्स का, फैकल्टी का और स्टाफ का, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो जीटीए वाला पॉइंट था ये, जो मैंने पढ़ाया था तभी मैंने बोला था कि ये जीटीए इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और आप कह रहे सुना ही नहीं ऐसा? कितनी बार सुनोगे? पहली बार नॉर्मल क्लास में सुन लिया, दूसरी बार रिवीजन क्लास में सुन लिया, तीसरी बार सवाल में आ गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एग्जामिशन। हमने पढ़ाई करी पहली बार, दूसरी बार में रिवाइज किया, तीसरी बार में इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देखे। अब आपने इसको मल्टीपल टाइम्स या तो पढ़ लेना है या तो वीडियो के माध्यम से सुन लेना है। मुद्दा क्या है कि बात दिमाग में ये हो जानी चाहिए कि क्या ये एग्जामिशन की कहानी में कहीं था या नहीं था। अगर था तो एग्जेम्प्ट है, नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं। एंट्री नंबर आपको याद करने की जरूरत ऐसी है नहीं। मल्टीपल बार आप इसकी रीडिंग लगा लोगे, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके दिमाग में बस इतनी बात आ जानी चाहिए कि क्या ऐसी कुछ बात थी कि नहीं थी। और जहां जहां अमाउंट का जिक्र है, जो कुछ ही जगहों पे है, वो अमाउंट आपको अलग से याद रखना है, उसको आपस में कंफ्यूज नहीं करना है। जैसे 7,500 आप उठा के ले गए ना, ऐसा नहीं करना। कहीं पे 1,000 रुपए है, कहीं पे 7,500 रुपए है, कहीं पे 750 रुपए है, कहीं पे 1,500 रुपए है। सिंगल कैरेज, सिंगल कंसाइनी, याद आ रहा है? जहां जहां पे अमाउंट का जिक्र है, 1,000, 10,000 है, वो देख लिया, 10,000 पर डे, 10,000 पर मंथ है, मतलब कई जगहों पे फिगर्स है। एक इंश्योरेंस वाला था, वहां पे कितना था लाइफ कवर? 2 लाख रुपए का। इस टाइप से जहां जहां पे भी अमाउंट इन्वॉल्व है उसको आपको याद करना है। उसके अलावा बाकी चीजें आपकी रीडिंग लगा लो, 2-3 बारी दिमाग में सेट हो जाएगा। और सेट बस इतना ही करना है कि क्या ये एग्जाम्पशन में है या नहीं है। एग्जाम्पशन में है या तो उसके प्रोविजन भी आपको मिलते जुलते याद आ जाएंगे। पहले प्रोविजन कोट करना है, फिर अपना कमेंट कर देना। ठीक है, चलो आगे शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। फिलहाल में इतना ही। इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करके आ जाना, इसके नोट्स वगैरह अपडेट कर लेना, और कोई डाउट होगा तो वो आप पूछ लेना।